नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद आज के दौर में हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। किताब का नाम है डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड और इसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। ये वाकई एक कमाल की किताब है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे काम करने के पूरे तरीके पर ही सवाल उठाती है। सही कहा। और आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हम्म। हम यहाँ किताब के कुछ मुख्य आइडियाज़ पर ही बात करेंगे ताकि एक अच्छी चर्चा हो सके। ये किताब पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद सब ये किताब जरूर पढ़ना चाहेंगे। आज हम किताब के इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर पर फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में इसके बाकी हिस्सों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही अ, दिलचस्प कहानी से। कार्ल युंग की कहानी। हाँ, 20वीं सदी के मशहूर मनोचिकित्सक, उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक झील के किनारे अपने लिए पत्थर की एक मीनार बनवाई थी। द टावर कहते थे वो उसे। हाँ, द टावर। और वहां कोई बिजली नहीं, कोई तामझाम नहीं, वो बस वहां जाकर सोचते और लिखते थे। आज की दुनिया में ऐसा कुछ सोचना भी अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और यही कहानी डीप वर्क के कॉन्सेप्ट की नींव रखती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है किसी भी काम को बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से करना। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां आप अपनी दिमागी क्षमताओं को उनकी सीमा तक इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इस तरह के काम से कुछ नया और कीमती बनता है। आपकी स्किल बेहतर होती है और इसकी नकल करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसका ठीक उल्टा है शैलो वर्क, हम्म। मतलब वो सारे काम जो हम दिन भर करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं। जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। ये काम जरूरी हो सकते हैं, पर इनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगता। कर दो, वो मुमकिन भी नहीं है। असल मुद्दा है इन दोनों के बीच का बैलेंस। और आज की दुनिया में समस्या ये है कि शैलो वर्क हमारे पूरे दिन पर हावी हो गया है। एग्जैक्टली। हाँ, ये बात तो 100% सही है। कई बार तो दिन के आखिर में लगता है कि किया तो बहुत कुछ पर हासिल कुछ नहीं हुआ। हम्म। लेकिन ये डीप वर्क का आइडिया कोई नया तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में जेके रॉलिंग से लेकर बिल गेट्स तक के उदाहरण हैं, हाँ, बिल गेट्स तो साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाते हैं। जहां वो दुनिया से कट कर सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। हम्म। वो बस कुछ किताबें और आइडियाज लेकर एक कैबिन में चले जाते हैं। तो अगर ये इतना ही पावरफुल है तो इसे करना आज इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुझे लगता है इसका जवाब हम सबके हाथ में है। लिटरली, हमारा स्मार्टफोन। सही पकड़ा। लेखक इसके लिए नेटवर्क टूल्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हमारा ध्यान लगातार बटा रहे। हम्म। किताब में एक मैकिन्जी स्टडी का जिक्र है, जिसके मुताबिक एक औसत नॉलेज वर्कर, मतलब हम जैसे लोग। हाँ, हम जैसे लोग, वो अपने काम का 60% से ज्यादा समय सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्फिंग पर खर्च करते हैं। 60%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे काम के दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा उन कामों में जा रहा है जो असल में डीप हैं ही नहीं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए किताब में जेसन बिन नाम के एक शख्स की कहानी है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, जेसन बेन की कहानी इस किताब के दिल में है। जेसन एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। और अपनी नौकरी से नाखुश थे। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि उनका ज्यादातर काम जो वो घंटों लगाकर करते थे, उसे एक एक्सेल स्क्रिप्ट से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। तो उन्हें लगा कि उनकी स्किल की कोई खास वैल्यू नहीं है और उन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। ये डर तो आज बहुत से लोगों को है कि कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन उनकी नौकरी ना छीन ले। तो जेसन ने क्या किया? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जेसन ने शिकायत करने के बजाय एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। क्या? उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला किया, एक ऐसी स्किल जिसकी बहुत डिमांड थी। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 2 महीने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ कोडिंग, 2 महीने तक पूरी तरह से आइसोलेशन। ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल था, लेकिन नतीजा कमाल का था। क्या हुआ? 2 महीने की इस इंटेंस डीप वर्क वाली पढ़ाई के बाद उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी मिल गई। वाह, और उनकी सैलरी पहले से दोगुनी से भी ज्यादा थी। कमाल है। जेसन की कहानी ही किताब का मुख्य तर्क है, जिसे न्यूपोर्ट द डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो हाइपोथेसिस क्या है? बहुत सरल शब्दों में, डीप वर्क करने की क्षमता, वो क्षमता दिन ब दिन दुर्लभ होती जा रही है। क्योंकि हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। हाँ, लेकिन साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था में इस स्किल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।
मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है। एग्जैक्टली और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है कि ऐसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो चैप्टर 1 इसी आइडिया को और आगे बढ़ाता है ना। हाँ, ये बताता है कि आज की अर्थव्यवस्था में कौन लोग सफल होंगे। लेखक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इकोनॉमी में एक ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ओके। वो एमआईटी के 2 अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक इस नई अर्थव्यवस्था में 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल होंगे। कौन है ये 3 ग्रुप? पहले ग्रुप है हाई स्किल्ड वर्कर्स का। ये वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट मशीनों और कंप्यूटर के साथ मिलकर आराम से काम कर सकते हैं। जैसे कोई डेटा साइंटिस्ट। हाँ, दूसरा ग्रुप है सुपरस्टार्स का। ये वो लोग हैं जो अपने काम में दुनिया में बेस्ट हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से अब उनकी पहुंच पूरी दुनिया तक है। बिल्कुल, अगर आप बेस्ट हैं तो पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है। और तीसरा ग्रुप? तीसरा ग्रुप है मालिकों का, यानी दी ओनर्स। वो लोग जिनके पास पैसा है और वो नई टेक्नोलॉजी में निवेश करके और भी पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो तीसरा ग्रुप तो ज्यादातर लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। मतलब हमें पहले 2 ग्रुप्स में आने की कोशिश करनी होगी। या तो हाई स्किल्ड बने या अपनी फील्ड के सुपरस्टार। पर यह वर्गीकरण थोड़ा सा निराशाजनक नहीं लगता? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप एवरेज हैं तो आपके लिए कोई जगह ही नहीं है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेखक का नजरिया निराशावादी नहीं बल्कि यथार्थवादी है। वो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा और फिर वो इसका हल भी बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि इन पहले 2 ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 2 मुख्य क्षमताओं की जरूरत है। और वो 2 क्षमताएं क्या हैं? पहली, मुश्किल चीजों को जल्दी सीखने की क्षमता। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हाँ, और दूसरी, बहुत हाई क्वालिटी और तेज रफ्तार से बेहतरीन काम करने की क्षमता। मतलब ऐसा काम करना जिसे देखकर लोग कहें वाह। और मेरा अंदाजा है कि इन दोनों क्षमताओं का रास्ता डीप वर्क से होकर जाता है। बिल्कुल, ये दोनों ही क्षमताएं सीधे सीधे डीप वर्क पर निर्भर करती हैं। आप बिना गहरे फोकस के ना तो कोई मुश्किल चीज जल्दी सीख सकते हैं। और ना ही वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं। सही। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। सिर्फ फोकस करने से कोई मुश्किल चीज जल्दी कैसे सीखी जा सकती है? इसके पीछे की साइंस क्या है? ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमें सीधे न्यूरोसाइंस पर ले जाता है। ओके। और जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे ध्यान से उस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में उन न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम की एक फैटी टिश्यू की परत बनती है। माइलिन, ये क्या चीज है? आप इसे न्यूरॉन्स के लिए इंसुलेशन की तरह समझ सकती हैं। जैसे बिजली की तारों पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अच्छा। ये माइलिन की परत उस न्यूरल सर्किट को बेहतर तरीके से इंसुलेट करती है, जिससे सिग्नल ज्यादा तेज और साफ तरीके से पास होते हैं। तो जितनी ज्यादा माइलिन की परत उतना ही बेहतर और तेज वो सर्किट काम करेगा। और आपकी स्किल उतनी ही पक्की हो जाएगी। तो इसका मतलब जब हम डिस्ट्रैक्टेड होकर कोई काम करते हैं, जैसे कोडिंग सीखते हुए बार बार फोन चेक करना। तो ये माइलिन की परत ठीक से नहीं बन पाती। एग्जैक्टली। आपका दिमाग एक ही समय में कई सर्किट्स को आधा अधूरा एक्टिवेट कर रहा होता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं, इसके पीछे असली साइंस है। बिल्कुल। अब दूसरी क्षमता पर आते हैं, हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस करना। इसके बारे में किताब क्या कहती है? इसके लिए लेखक एडम ग्रांट का उदाहरण देते हैं, जो एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोफेसर है। ग्रांट बैचिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने मुश्किल कामों को लंबे बिना रुकावट वाले सेशंस में पूरा करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? लेखक एक बहुत सरल सा फॉर्मूला देते हैं। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब आपके काम की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितना समय लगाया और उस समय में आपका फोकस कितना गहरा था। हाँ, और ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि असली जादू इंटेंसिटी यानी फोकस की गहराई में है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में यही गहराई बनाए रखना सबसे मुश्किल है। हम एक काम से दूसरे पर कूदते रहते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे लेखक अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू मतलब ध्यान का बचा हुआ अंश। सही समझे। रिसर्च ये दिखाती है कि जब आप एक काम, मान लीजिए टास्क ए, से दूसरे काम टास्क बी पर स्विच करते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा कुछ समय तक टास्क ए के बारे में ही सोचता रहता है। ये जो बचा हुआ ध्यान है, यही अटेंशन रेजिड्यू है। और ये आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देता है। बिल्कुल। ये अटेंशन रेजिड्यू वाली बात मैं खुद महसूस करता हूँ। अगर मैं कोई जरूरी रिपोर्ट लिख रहा हूँ और बीच में बस 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लूं,
तो वापस उस जोन में आने में 10 मिनट लग जाते हैं। और कल्पना कीजिए कि हम दिन में ऐसा सैकड़ों बार करते हैं। हर ईमेल नोटिफिकेशन, हर मैसेज अलर्ट हमारे दिमाग में ये रेजिड्यू छोड़ जाता है। जिससे हम कभी भी अपनी पूरी दिमागी क्षमता से काम ही नहीं कर पाते। हाँ, और डीप वर्क इस अटेंशन रेजिड्यू को खत्म कर देता है, क्योंकि आप घंटों तक एक ही काम पर टिके रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस भटकाऊ से भरी दुनिया में बिना रुके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अब कोई सामान्य स्किल नहीं रही। ये एक सुपर पावर बन गई है। हाँ, एक सुपर पावर। ये आपको मुश्किल चीजें सीखने और दुनिया को कुछ बेहतरीन बनाकर देने में मदद करती है। बिल्कुल। और लेखक इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट हैं। वो जैक डोसी जैसे लोगों का उदाहरण भी देते हैं, जो अपने डिस्ट्रैक्टेड वर्क स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो सफल तो हैं। हाँ, पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये लोग अपवाद हैं। इनकी सफलता के कारण अलग हैं। ज्यादातर लोगों के लिए, जिनकी सफलता नई स्किल सीखने पर निर्भर करती है, उनके लिए डीप वर्क के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज हमने कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क के इंट्रोडक्शन और पहले चैप्टर के मुख्य विचारों को समझा। हमने देखा कि डीप वर्क और शैलो वर्क में क्या फर्क है, ये क्यों इतना कीमती और दुर्लभ है। और ये नई अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए जरूरी क्षमताएं कैसे विकसित करता है। हमने ये भी देखा कि इसके पीछे सिर्फ अच्छी आदतें नहीं, बल्कि ठोस न्यूरोसाइंस है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, पिछले एक हफ्ते में कितना समय सच में डीप वर्क में बिताया गया, बिना किसी फोन नोटिफिकेशन या ईमेल अलर्ट के। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और अगर वो समय बढ़ा दिया जाए तो काम या पढ़ाई में क्या बदलाव आ सकता है। सोचने वाली बात है। हम जल्द ही इस किताब के अगले हिस्सों पर भी बात करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।